जय हिंद। आज मेरे साथ मेजर अंगद हैं और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो यूक्रेन ने रशिया के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और भारी मात्रा में जो उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को बर्बाद किया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या ये अटैक था और कैसे इसका आगे असर पड़ेगा लड़ाई के ऊपर। तो वेलकम मेजर अंगद। थैंक यू सर, ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। रियल ऑनर टू बी सिटिंग हियर विद यू। हाँ, इनफैक्ट बहुत मैसिव अटैक हुआ है 1 जून को जिसका नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेब था एंड कहा जाता है कि अबाउट 40 जहाज और बॉम्बर्स का नुकसान किया गया है रशिया में। सी ये रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है ये 2022 में ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा फुल ब्लोन जिसको इन्वेजन कहते हैं या जंग जो शुरू होती है वो 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले से ही काफ़ी टाइम से इनकी आपस में टेंशन चल रही है। 2014 में जो यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा है, जो क्रीमिया जिसको बोलते हैं, वो रशिया ने एनेक्स कर लिया था या उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो तब से ही कुछ ना कुछ इनके बीच में टेंशन्स चल रही थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में और अब 2022 से जंग चल ही रही है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें समझने की है कि हिस्टोरिकली अगर देखो, इतिहास इस बात का गवाह है कि रशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स उसकी मिलिट्री पावर तो है, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका लैंड मास। दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है, अगर आप लैंड मास या जिसका ज़मीन का एरिया देखोगे तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। तो हमें पता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने कोशिश की, जर्मनी ने कोशिश की रशिया के ऊपर अटैक करके कब्जा करने की, वो हार गए। वो इसीलिए हारे कि इतनी बड़ी कंट्री है, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया से भी 5-6 गुना बड़ी कंट्री है। और आप हिसाब लगाइए कि यूक्रेन से तो पता नहीं कितने टाइम से बड़ी कंट्री है। और इनफैक्ट आप मेरे को ये भी बता रहे थे कि आपने यूएन में यूक्रेन ऑफिसर्स, रशियन ऑफिसर्स के साथ सर्व किया है, तो आपको और इनसाइट होगा विद रिगार्ड्स टू हाउ देयर आर्मीज आर। क्या तो मेरे को यूएन में 2012-13 की बात है, जब मैं यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीका में पोस्टेड था, तो वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के ऑफिसर्स थे। तो वहाँ पे यूक्रेनियन ऑफिसर्स भी थे, रशियन ऑफिसर्स भी थे, उनके साथ बात करने का मौका मिला और काफ़ी देर इंटरेक्शन रही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, रशिया और यूक्रेन जो हैं, पहले जो यूएसएसआर था वो दोनों उस टाइम पे दोनों कंट्रीज़ एक थी। फिर यूएसएसआर का पतन हुआ, रशिया अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ, लेकिन इनके जो कल्चर है वो लगभग सेम है। स्पेशली जो ईस्ट वाला हिस्सा है, रशिया का जो ईस्ट में हिस्सा है, वो जो रशिया के साथ लगता है यूक्रेन का हिस्सा, वहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर और वहाँ के लोग रशियन ज़्यादा बोलते हैं। तो मेन लड़ाई वो है कि रशिया कहता है कि हमारा हिस्सा है। अब यूक्रेन जो है वो अपनी तरफ से कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और यूक्रेन चाह रहा था कि वो बीच में यूरोपियन यूनियन के साथ चला जाए या नेटो का सदस्य बन जाए। वो चीज़ रशिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको लगा कि उस नेटो अगर यूक्रेन में आएगा तो हमारे ऊपर खतरा है। बट ऑफ कोर्स जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें मैसिव अटैक हुआ है, उसके बाद इस्तांबुल में भी पीस टॉक्स रखी गई हैं एंड सुनने में आ रहा है कि विद इन 1 आवर टॉक्स ख़त्म हो गई। तो इससे तो यही पता चलता है कि देयर वाज नो सोल्यूशन, कोई हल निकला नहीं। एंड ऐसा हो सकता है कि कोई मांगे रखी होंगी रशिया ने या यूक्रेन ने, जो दोनों देशों को सहमत नहीं हुए उस बात पे। तो सबसे पहले तो देखो, इस अटैक को डिकोड कर लेते हैं। सबसे बड़ी इस अटैक की बात यह है, जैसे मैं कह रहा था कि अभी तक रशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि भाई हमारा देश इतना बड़ा, कोई हमारे ऊपर कब्जा ही नहीं कर सकता और हमें कोई मेजर नुकसान नहीं पहुंच सकता, बॉर्डर पर लड़ाई चलेगी। यूक्रेन ने इसमें यह किया है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि 4,000 साढ़े 4,000 किलोमीटर रशिया के अंदर, जो मतलब किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, चाहे वो ईस्ट की तरफ हो उनका जो इंपॉर्टेंट एयरबेस था, और चाहे नॉर्थ की तरफ हो, 4 अलग अलग एयरबेस रशियन टेरिटरी के अंदर घुस के वहाँ पे ट्रक्स के अंदर 1-1.5 साल उन्होंने इसकी प्लानिंग की है और वहाँ पे जाके ड्रोन्स जो हैं वो उन्होंने अटैक किया है और 40 से ज़्यादा उनके एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए और वो बॉम्बर्स थे। ये जो लड़ाई चल रही है इसमें रशिया जो है यूक्रेन के शहरों के ऊपर जिससे बॉम्बिंग कर रहा था, जिन एयरक्राफ्ट से, स्पेशली उन एयरक्राफ्ट्स को टारगेट किया है। ऑफ कोर्स वॉरफेयर में देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स हैं। जैसे आपने कहा बॉम्बर्स हैं, विच आर वेरी डेयर टू द नेशन, मेजर मिलिट्री एसेट होता है। बट अब जो सिचुएशन हो गई है, लगभग 4 दिन गुजर गए हैं, अब हम वी कैन एक्सपेक्ट कि एक मेजर रिटेलिएशन आए रशिया की तरफ से एंड वो किसी भी प्रकार का आ सकता है, कन्वेंशनल, प्रॉक्सी, टारगेटेड। तो देखा जाए पुराना हिस्ट्री रशिया का, लीडरशिप, तो कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल। देखो, बहुत बड़ा नुकसान किया है ये यूक्रेन ने जो किया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आ रही है वो $7 बिलियन की है, और अगर चारों एयर बेसिस पे अगर हम बहुत एक्स्ट्रा भी लगा लें तो ये है कि 100 ड्रोन्स हर जगह, यानी कि 400 ड्रोन ने मिलकर
$7 बिलियन का रशिया का नुकसान किया है। पहली बात तो है कि जो उसकी कीमत है या जो नुकसान की कीमत है वो बात अलग है। दूसरा एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई हम अंदर घुस के रशिया में कोई भी एयरबेस जो है या मिलिट्री फैसिलिटी जो है या कुछ भी है वो सेफ़ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट यूक्रेन ने दी है और जवाब तो पक्का आएगा, क्योंकि देखिए पुतिन जो हैं वो उन्होंने रशिया जब टूटा था और उसके बाद यूएसएसआर से टूटा था और दोबारा 1999 में जब पावर ली, तो पुतिन जो है वो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट देने वाले या स्ट्रॉन्ग मैन की तरह हैं। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि वो अब कुछ ना कुछ तो होगा, वैसे पुतिन की जो वर्ल्ड मैप पे इमेज है या वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इमेज है वो ये है कि नो नॉनसेंस स्ट्रॉन्ग मैन है। तो कुछ ना कुछ बड़ा जवाबी कार्रवाई रशिया करेगा। अब चाहे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बॉम्बर्स उनके बर्बाद हो गए, जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि 30-35% जो बॉम्बर्स हैं वो बर्बाद कर दिए। और उसके अलावा रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है जिसके पास स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। उनकी स्पेशल फोर्सेस जो है वो बहुत कारगर है, बहुत दुनिया में मानी हुई है। यूनिट्स आल्सो रशिया बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो खुद XKGB ऑफिसर रह चुके हैं जो उनके स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, तो उनकी इसीलिए इमेज इतनी तगड़ी है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मिसाइल अटैक्स हों, चाहे बॉम्बर्स, बाकी जो बॉम्बर्स हैं उनसे अटैक करें, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को टारगेट करें, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी ने सोची भी ना हो। ये भी हो सकता है कि कोई लीडरशिप को असैसिनेट कर दें। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वैसे ही जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनके ऊपर पहले भी सुना है कि ऐसे हमले होने की कोशिश की गई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉलिटिकल असैसिनेशन हो या कुछ ना कुछ बड़ी स्टेटमेंट जो रशिया की तरफ से पक्का आएगी। ऑफ कोर्स। और देखा जाए कि ये स्टार्ट हुई थी एज ए कन्वेंशनल वॉरफेयर 3 साल पहले, एंड अब वो पूरा डायनामिक चेंज हो गया है, इवॉल्व हो गई है इनटू साइबर वॉरफेयर, इनटू प्रॉक्सी वॉरफेयर। सो द इंटायर स्ट्रैटेजी, इंटायर ऑप्टिक्स चेंज हो चुके हैं। एंड देखा जाए ये 3 साल से चल रहा है, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। इवन ग्लोबल पीस टॉक्स को देखा जाए, सीज फायर अटेम्प्ट्स को देखा जाए, बिल्कुल। ये तो देखो इसमें अंगद ऐसा है कि अब ये इस एक्शन के बाद हर छोटी कंट्री जिसके पास बहुत बड़ी फौज नहीं है उसको बड़ा हौसला मिलेगा या उनके हौसले बढ़ेंगे। क्योंकि पहले होता था कि बहुत बड़ी कंट्री है, उसके पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, तो कोई हिम्मत नहीं करता था उससे पंगा लेने की। लेकिन ये एक तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर है कि पहले होता था कि स्पेशल फोर्सेस या कुछ टुकड़ी अंदर जाके कुछ एक्शन करती थी, अब ड्रोन्स हैं कि इंसान की जान का खतरा भी नहीं। और मैंने एक एपिसोड जो ड्रोन्स के ऊपर बनाया था उसमें कहा भी था कि ड्रोन वॉरफेयर जो है ये चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इंडिया में देखा, अब तो AI भी आ गया है। इस इवन इन ड्रोन्स में जो है वो AI की मदद की गई कि ऐसा ना हो कि ड्रोन गलती से किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए। स्पेशली उन जहाज़ों के ऊपर ही जो है वो उसका डाटा जो है AI से ड्रोन्स के अंदर फीड था, बड़ी टारगेटेड उन्होंने इसीलिए इन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा पाए। एंड ऑफ कोर्स देन तो AI और ड्रोन वॉरफेयर को देखा जाए तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इवॉल्व हो गया है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की स्ट्रैटेजी भी चेंज हो गई है। एंड आई थिंक हम वो देख पा रहे हैं ग्लोबली इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट कि कैसे दिस इज़ बीइंग पुट इनटू यूज़। नहीं, ये तो लाइक आई सेड कि यार यूक्रेन जो है वो रशिया की तरफ अटैक करा था। रशिया ने काफ़ी एरिया जो है उसका कब्जा भी कर लिया था। यूक्रेन ने ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट रहेगी हर टाइम। अब आगे रशिया में ये जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मैं सोच सकता हूँ कि उनको हमेशा रहेगा कहाँ अगला अटैक होगा। और ये ऐसी चीज़ है कि इतनी, जैसे मैंने बताया, 4-4.5 किलोमीटर कंट्री के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी दूर जनरली ऐसे जो दूर वो होते हैं इस पर अटैक करने का, या तो आप मिसाइल से अटैक करोगे या फाइटर एयरक्राफ्ट से करोगे। और क्योंकि डिस्टेंस इतना है तो अर्ली वार्निंग हो या उसको जो उसको मार गिराने की जो वो कंट्री के पास ऑप्शन रहती है। लेकिन इसमें एकदम से जो है अंदर उन्होंने ट्रक्स के अंदर ड्रोन्स को ले गए और एकदम से जो है वो सरप्राइज अटैक, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत हाई था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे देखना पड़ेगा कि ये छोटे पैसा खर्च करके कोई भी कंट्री इतने बड़े $7 बिलियन छोटी रकम नहीं होती है। एंड इनफैक्ट अब सिचुएशन को देखते अब तो बिल्कुल लगता है कि यूक्रेन हाई अलर्ट और रेड अलर्ट पे रहेगा, कंसिडरिंग जो आप कह रहे हैं इन टेक्नोलॉजिकल वेपन्स के साथ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इतना हाई हो जाता है कि कभी पता नहीं कहाँ कब अटैक हो जाए। नहीं, बिल्कुल ये रादर अब इसका तो हमें भी ध्यान देना पड़ेगा आगे कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी है तो जो हमारे देश के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, क्योंकि इंडिया की भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है, इंडिया भी बहुत बड़ी कंट्री है और ऐसे सड़क के ऊपर कौन समझ सकता है कि ट्रक जो जा रहा है इसके अंदर ड्रोन होंगे।
Correct. तो ये इस तरह की एक अलग तरह की जो इवॉल्व हो रही है मिलिट्री टैक्टिक्स, इसका ध्यान अब दुनिया के हर देश को देना पड़ेगा और भारत के उसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है बिकॉज इनफैक्ट हमने वो देखा है रिसेंटली इन द लास्ट 2 मंथ्स भारत में भी कि कैसे हमारा टैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल और डिफेंस टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में, एंड उसके बाद जो हमने रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक किए हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसमें भी हमने देखा कि कितनी इवॉल्वमेंट हुई है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स या ओवर द बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये तो मैंने पहले भी अपने उस ड्रोन्स वाले एपिसोड में बताया था कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ड्रोन्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है और ड्रोन वॉरफेयर जो है ये अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हमारे ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स ने अटैक किया, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो छोटा देश है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा ताकत नहीं है, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह करता रहेगा। रशिया के इसमें रशियन जो हैं वो पक्का जवाब देंगे और इसका यूक्रेन ने भी एक वही फ़ायदा उठाया कि भाई हम कम पैसे खर्च करके उनको बड़ा नुकसान पहुंचाएं, तो पहुंचाने में वो रहे हैं, सक्षम रहे हैं, बिल्कुल ये सक्सेसफुल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका जो है आई थिंक रशिया भी ठीक ठाक जवाब और काफ़ी तगड़ा जवाब जो है जल्दी रशिया यूक्रेन को देगा। इनफैक्ट हम इससे एक कंक्लूजन पे तो आ सकते हैं कि ये कोई छोटे समय में या नियर फ्यूचर में सेटल नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यूड रहेगा जो कॉन्फ्लिक्ट सेटल तो ये पुतिन के ही टर्म्स पे होगा। देखो पुतिन जो है वो लाइक मैंने पहले बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, एक्स मिलिट्री वाले हैं। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैं यूएन में था तो यूक्रेनियन ऑफिसर्स जो थे वो पुतिन के बहुत बड़े फ़ैन थे, क्योंकि देखिए जब रशिया को स्ट्रॉन्गर बनाया पुतिन ने 1999 के बाद दोबारा एक वर्ल्ड पावर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर लाया, तो सबसे पहले उन्होंने रशियन आर्मी की जो है वो सैलरीज डबल ट्रिपल की, बहुत सारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन किया। तो पुतिन वाज लाइक अ हीरो, इवन यूक्रेन में जो है बहुत बड़ा उनको हीरो ही समझा जाता था। इवन यूक्रेनियन आर्मी ऑफिसर्स बोलते थे कि ये है लीडर जो देश की फ़ौज का ध्यान रखता है और दोबारा से जो है रशिया को इतना स्ट्रांग और पावरफुल बना रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लेकिन अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो पुतिन जो है उसका जो इमेज है वो स्ट्रांग मैन का है, और वो ऐसे नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि वो हर चीज़ जो बोलते हैं वो करते हैं और तगड़ा स्ट्राइक वो जो है यूक्रेन के ऊपर होने वाला है।